आज तुम्हारी जेब में जो 500 का नोट है उस पे आरबीआई गवर्नर का साइन है। लेकिन 150 साल पहले इसी नोट पर साइन होता था एक प्राइवेट बैंक के क्लर्क का। जी हां, आरबीआई से पहले भारत में 5 प्राइवेट बैंक थे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, जो अपनी मर्जी से अरबों के नोट छापते थे, और वो भी बिल्कुल लीगल। इनमें से एक बैंक ने तो इतना बड़ा कांड किया कि 10.5 लाख के नकली नोट छाप दिए, और अंग्रेजों ने उसके अफसरों को सीधा काला पानी भेज दिया। और सबसे खतरनाक बात, आज का एसबीआई वही बैंक है जो 1806 में नोट छापता था। यकीन नहीं हो रहा ना? तो अगले 15 मिनट वीडियो देखो, क्योंकि ये 5 बैंकों की कहानी तुम्हारा दिमाग हिला देगी। दोस्तों, 25 लाख रुपए आज के टाइम में भी ये बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट? लेकिन जरा 1860 के दशक के बारे में सोचिए। उस वक्त 1 रुपए की कीमत भी आसमान छूती थी, और उसी दौर में 25 लाख रुपए के नकली नोट छापने का एक भयंकर स्कैंडल हुआ था। जो बैंक सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, असल में वही अंदर से पूरी तरह खोखले और करप्ट हो चुके थे। इस खौफनाक घोटाले की गूंज सीधे लंदन में ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी। नतीजा, इसमें शामिल अफसरों को सजा के तौर पर सीधे काला पानी यानी अंडमान की खूंखार जेलों में सड़ने के लिए भेज दिया गया। यह कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था, इसने पूरे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा प्राइवेट करेंसी का जाल बिछा कैसे। बात है 1770 के दशक की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को दोनों हाथों से लूटने में लगी थी, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई। उस समय पूरे देश में कोई एक कॉमन करेंसी थी ही नहीं। मुगलों के अपने अलग सिक्के चल रहे थे, मराठों के अलग, और हैदराबाद के निजाम के अपने अलग। मार्केट में 1000 से ज्यादा तरह के सिक्के घूम रहे थे। अब आप ही बताइए, इतने सारे अलग अलग सिक्कों के साथ पूरे देश में व्यापार करना कैसे मुमकिन था? ये एकदम भयंकर अव्यवस्था थी, जिसे सुलझाना अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। इस पूरे करेंसी के झमेले को सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने भारत के 3 सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में 3 अलग अलग बैंक खोल दिए। इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा जाता था। 1806 में खुला बैंक ऑफ कलकत्ता, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल बना। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या थी? अंग्रेजों ने इन तीनों प्राइवेट बैंकों को एक अभूतपूर्व पावर दे दी, अपने अपने इलाके में खुद के पेपर नोट छापने का अधिकार। मतलब बंगाल बैंक के नोट सिर्फ बंगाल में चलेंगे और बॉम्बे बैंक के सिर्फ महाराष्ट्र में। अब सबसे अजीब बात सुनिए, आज के समय में हमारे नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जो देश की संप्रभुता का एक सिक्योरिटी का प्रतीक है। लेकिन उस दौर में उन प्राइवेट नोटों पर किसी सरकारी अधिकारी का नहीं, बल्कि एक प्राइवेट बैंक के मामूली से सेक्रेटरी या क्लर्क का साइन होता था। 1861 तक भारत में 1 या 2 नहीं, 3 अलग अलग लीगल करेंसी चल रही थीं। इसे आज के जमाने से कंपेयर करके देखते हैं। मान लीजिए आज पेटीएम, फोन पे और गूगल पे अपने अपनी खुद की फिजिकल करेंसी छापने लगें और कहें कि इसे मार्केट में चलाओ। कितना अजीब और खतरनाक लगता है ना? बस बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। लेकिन इतिहास में हमेशा एक टर्निंग पॉइंट आता है, और यहां वो टर्निंग पॉइंट था 1857 का गदर। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। उन्हें अचानक ये डर सताने लगा कि अगर इन पावरफुल प्राइवेट बैंकों ने उनके खिलाफ विद्रोहियों को छुपकर पैसा देना शुरू कर दिया, तो ब्रिटिश साम्राज्य तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसी डर की वजह से उन्होंने रातों रात एक सख्त कदम उठाया और इन प्राइवेट बैंकों से नोट छापने का ये मनमाना अधिकार पूरी तरह से छीन लिया। और यहीं से जन्म हुआ पेपर करेंसी एक्ट 1861 का। इस एक्ट में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया कि अब से भारत में नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होगा। प्रेसिडेंसी बैंकों का गेम ओवर। सुनने में तो ये बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रिक्ट फैसला लगता है ना, लेकिन सबसे बड़ा और डार्क ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। अंग्रेजों ने कानून तो पास कर दिया, लेकिन असलियत में उस वक्त सरकार के पास इतने बड़े देश के लिए नोट छापने की कोई मशीनरी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। उनके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? सरकार ने मजबूरी में, बल्कि चुपचाप, ये पूरा काम वापस से उन्हीं प्राइवेट प्रेसिडेंसी बैंकों को आउटसोर्स कर दिया। अंग्रेजों ने कहा, देखिए, नोट तो अब भी आप ही छापेंगे, लेकिन हमारे एजेंट बनकर। इसका नतीजा ये हुआ कि 1862 से लेकर 1935 तक, यानी पूरे 73 सालों तक, नोट के ऊपर नाम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का छपा होता था, लेकिन उसे छापने वाला और कंट्रोल करने वाला वही पुराना प्राइवेट बैंक था।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज सरकार नोट छापने का पूरा कंट्रोल गुपचुप तरीके से किसी प्राइवेट बैंक को दे दे और आम जनता को इसकी भनक तक ना लगे। सोचकर देखिए, दशकों तक एक प्राइवेट बैंक देश की पूरी तिजोरी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा था। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताओ। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे थ्रिलिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उन 5 प्राइवेट बैंकों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिन्होंने अपने लालच और पावर के नशे में पूरे देश की इकोनॉमी को दांव पर लगा दिया था। ये सिर्फ बैंक नहीं थे, ये उस समय के बेताज बादशाह थे। बंद दरवाजों के पीछे कैसे कैसे खौफनाक खेल खेले जा रहे थे, आइए एक एक करके देखते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में हुई थी। इसे बैंकों का बाप कहा जाता था क्योंकि ये सबसे पुराना और सबसे पावरफुल था। लेकिन पावर के साथ आता है करप्शन। इसी बैंक के अंदर 1860 में वो कुख्यात 25 लाख का नकली नोटों का घोटाला हुआ था, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये स्कैंडल इतना बड़ा था कि इसके दोषी अफसरों को सीधे काला पानी की सख्त सजा भुगतनी पड़ी। बाहर से ये बैंक जितना शानदार दिखता था, अंदर से इसके कारनामे उतने ही काले थे। लेकिन बैंक ऑफ बॉम्बे की कहानी तो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। 1840 में बना ये बैंक बॉम्बे के कॉटन व्यापारियों का चहेता था, लेकिन 1865 में अचानक ये बैंक पूरी तरह से दिवालिया हो गया, बर्बाद। वजह क्या थी? बैंक के एक लालची डायरेक्टर ने आम जनता का सारा पैसा उठाया और बिना किसी रूल रेगुलेशन के उसे शेयर बाजार के सट्टे में लगा दिया। जब मार्केट क्रैश हुआ तो सब कुछ खाक हो गया। हजारों मासूम लोगों की जीवन भर की कमाई पल भर में डूब गई और वो रातों रात सड़क पर आ गए। बाकी बचे 3 बैंकों का रिकॉर्ड भी कम शॉकिंग नहीं है। 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास दक्षिण भारत का बादशाह था, और हैरानी की बात यह है कि 1900 तक इस अकेले बैंक ने एक भी घोटाला नहीं किया। अंग्रेज सबसे ज्यादा भरोसा इसी पर करते थे। दूसरी तरफ था कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कुछ सालों के लिए नोट छापने का अधिकार मिला था, लेकिन लंदन में अपनी पेरेंट कंपनी के डूबने के कारण 1866 में यह भी फेल हो गया। और अंत में इलाहाबाद बैंक, जो 1865 में बना। इसे कभी नोट छापने का राइट तो नहीं मिला, लेकिन यह इतना ताकतवर था कि इसने उन बड़े बड़े प्रेसिडेंसी बैंकों को कड़ी टक्कर दी थी। दशकों तक चले इन घोटालों और प्राइवेट मोनोपोली का तमाशा देखने के बाद आखिरकार 1930 के दशक में अंग्रेजों को अकल आ ही गई। दुनिया भर में आर्थिक मंदी छाई हुई थी और एक मजबूत सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट जोर पकड़ रहा था। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को इन प्राइवेट और लालची हाथों से बचाना ही होगा। अब वक्त आ गया था इस प्राइवेट करेंसी राज को हमेशा के लिए दफन करने का। और फिर आया भारतीय इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन। 1 अप्रैल 1935 को आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का जन्म हुआ। इसके बनते ही सबसे पहला हंटर उन प्राइवेट बैंकों पर चला। नया रूल साफ था, अब से भारत में नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास होगा। उन पुराने प्राइवेट बैंकों से करेंसी छापने की सारी पावर्स परमानेंटली छीन ली गईं और उन्हें साफ कह दिया गया कि अब तुम सिर्फ एक आम बैंक की तरह काम करोगे। 1938 में आरबीआई ने भारत का अपना पहला आधिकारिक नोट छापा। ये 5 रुपए का नोट था। इस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी, लेकिन सबसे जरूरी बात, इस नोट पर किसी प्राइवेट क्लर्क के नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ के सिग्नेचर थे। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था दोस्तों, ये इस बात का सबूत था कि आखिरकार भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब बाकी है। इतिहास का ये कैलकुलेशन आपको सच में हैरान कर देगा। 1921 में सरकार ने उन तीनों पुराने प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को एक साथ मर्ज कर दिया और उसे नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आज़ादी के बाद 1955 में भारत सरकार ने इसी इंपीरियल बैंक को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया और इसका नाम बदलकर रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जरा इस बात की गहराई को समझिए दोस्तों। वो बैंक जिसने 1806 में प्राइवेट नोट छापने शुरू किए, जिसके अफसरों ने 2.5 लाख का घोटाला किया और जो काला पानी गए, आज वही संस्था आपका भरोसेमंद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आज जहां आपका सैलरी अकाउंट है, जहां आपकी सेविंग्स हैं, उसका सीधा डीएनए उसी बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे से जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल दिमाग हिला देने वाली बात। अब जाते जाते मैं चाहता हूं कि आप सब एक बात पर गंभीरता से सोचें। 1 सदी पहले हमारी करेंसी को प्राइवेट लोग कंट्रोल कर रहे थे और अपने फायदे के लिए इकोनॉमी को नचा रहे थे। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आज के दौर में देश की किसी सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने या किसी अरबपति को देश के सारे नोट छापने का और मनी सप्लाई कंट्रोल करने का अधिकार दे दिया जाए, तो क्या होगा?
हमारा पूरा सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।